अगर आपको ये बताया जाए कि इसराइल जल्द ही तुर्की, सऊदी अरब और यूएई के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। आज के वीडियो में इसराइल के इसी राज और तारीख की तहें खोलेंगे। इराक से ईरान, सीरिया से लीबिया, मिस्र से सऊदी अरब तक एक तवील सिलसिला है टारगेटेड असैसिनेशंस, साइबर सबोटाज, सीक्रेट मिशन और तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स का, जिसे इसराइल ने एक खास सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के तहत बरसों तक खुफिया रखा। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये तारीख वो हकीकत है जो अब तक छुपाई गई। अब इस डॉक्ट्रिन का निशाना तुर्की, सऊदी अरब और यूएई भी बन सकते हैं। ये समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। कमेंट भी करें और आप इसे कैसे देखते हैं ये भी बताएं। ये कहानी है साइंसदानों की, पुरअसरार हिलाकतों की, साइबर जालों की और स्ट्रेटेजिक सुपरमेसी की, इस जंग की जो सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि माइंड गेम से जीती जाती है। इसराइल ने कैसे इराक, ईरान, सीरिया और लीबिया तक तमाम न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया और सऊदी अरब के न्यूक्लियर ठिकानों का वो क्या करने वाला है। इसराइल के हालिया 12 रोज़ा एग्रेशन ने जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानी आर्मी के कमांडर्स के साथ साथ न्यूक्लियर साइंटिस्ट के असैसिनेशंस और वाइटल इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने से शुरू हुआ, 1948 से अरब और इस्लामी दुनिया में साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के खिलाफ इसराइल के लंबे अरसे से जारी ऑपरेशंस की तारीख को भी याद दिलाया है। उसने इसराइली सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में डीपली रूटेड इस पॉलिसी के पीछे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव्स को भी हाईलाइट किया है। पहले समझते हैं कि बिगिन डॉक्ट्रिन है क्या। यह है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स के जरिए डिटरेंस को बरकरार रखना। इसराइल खुद को एक ऑक्युपाइंग स्टेट के तौर पर पेश करता है जो एक हॉस्टाइल रीजनल एनवायरनमेंट में है, खासतौर पर अवामी सतह पर। हालांकि उसने कुछ अरब और इस्लामी मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी रिलेशंस कायम किए हैं, खा एलानिया हों या सीक्रेट चैलेंजेस के जरिए। इसराइल का ख्याल है कि उसे किसी भी स्टेट या पॉलिटिकल एंटिटी को ऐसी वेपन्स हासिल करने से रोकना चाहिए जो उसके सेल्फ मेड मिलिट्री और सिक्योरिटी बैलेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर्मर इसराइली प्राइम मिनिस्टर मेनाहेम बेगिन ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पर बमबारी के बाद इस लॉजिक को वादे किया जब उन्होंने कहा कि इसराइल अपने एनिमीज को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हासिल करने की इजाजत नहीं देगा। उसके बाद इसे ही बेगिन डॉक्ट्रिन के नाम से जाना गया, जो ऐसी किसी भी स्टेट के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स या स्ट्रेटेजिक वेपन्स के खिलाफ प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स की जरूरत पर जोर देती है, जिसे इसराइल अपना दुश्मन समझता है। उसके बरखिलाफ इसराइल ने खुद अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन के दौर से शुरू किया, जिन्होंने न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी या न्यूक्लियर साइलेंस की पॉलिसी इख्तियार की, जिसके तहत न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट से मुतालिक किसी भी सरगर्मी को खुफिया रखा जाता है। ये पॉलिसी आज भी जारी है। हालांकि मोर्दखाई वनोनो ने 1986 में द संडे टाइम्स में छपे एक डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस के जरिए इसराइल के न्यूक्लियर आर्सेनल की मौजूदगी की तस्दीक की, जो इंटरनेशनल ओवरसाइट से दूर है। इसराइल अब भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में शामिल होने से इनकार करता है, जिसे वेस्टर्न सपोर्ट की अम्ब्रेला से फायदा उठाते हुए मुमकिन बनाया गया है। डिमोना यानी इसराइल का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, ये कैसे बना और क्यों? इसराइली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बावजूद इस डॉक्ट्रिन की अप्रोप्रिएटनेस पर वक्तन फवक्तन इंटरनल क्रिटिसिज्म सामने आती रही हैं, खासतौर पर मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के हालात और पॉलिटिकल कम्प्लेक्सिटीज की वजह से। लेकिन इस डॉक्ट्रिन की रूह यानी अपोनेंट्स को स्ट्रेटेजिक वेपन से रोकना इसराइली रवैये में अब भी मौजूद है, यहाँ तक कि इन स्टेट्स के खिलाफ भी जो न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी से इनकार करती हैं या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीसफुल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करार देती हैं। इसराइल अपनी स्ट्रेटजी में इलाकाई स्टेटस को थ्रेट सर्कल्स के तौर पर कैटेगराइज करता है, जो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी,
और थ्रेट लेवल पर बेस्ड होते हैं, जैसा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसहाक राबिन के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हाइम आसा ने एक मजमून में बताया, जिसमें उन्होंने राबिन को मैन ऑफ पीस कहने को गलत बताया था। उन्होंने कहा कि ओस्लो अकॉर्ड इजिप्ट और जॉर्डन यानी मिस्र और उर्दून के साथ सेटलमेंट्स और सीरिया और लेबनान के साथ चैनल्स खोलने का मकसद फर्स्ट सर्किल के कॉन्फ्लिक्ट को न्यूट्रलाइज करना था, ताकि सेकंड सर्किल से आने वाले रियल थ्रेट्स यानी इराक और ईरान का मुकाबला किया जा सके। अब बात करते हैं ऑपरेशन डेमोक्लेस की, यानी साइंटिस्ट का एसेसिनेशन और मिस्र के मिसाइल प्रोग्राम की डिसमेंटलिंग। कैंप डेविड एग्रीमेंट से पहले इसराइल ने मिस्र की किसी भी टेक्नोलॉजिकल या मिलिट्री कैपेबिलिटी को रोकने के लिए सब कोशिशें की जो इसराइली सुपीरियरिटी को तोड़ सकती थी, खासतौर पर एयर फोर्स के एरिया में, जिसमें 1967 की जंग के पहले दिन मिस्री एयरफील्ड्स को तबाह करने में की रोल अदा किया। 1960 की दहाई में इसराइल ने एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू किया जिसे डेमोक्लेस कहा जाता है, जो प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर के दौर में मिस्र आने वाले जर्मन साइंटिस्ट को निशाना बनाती हैं, जो मिस्र के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की में हिस्सा ले रहे थे। इस ऑपरेशन की लीडरशिप उस वक्त के मोसाद चीफ एसर हारिल ने की, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इसराइल के लिए स्ट्रेटेजिक थ्रेट समझा। हालांकि इस वक्त के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ मिरामीत इस असेसमेंट से मुत्तफिक नहीं थे। मिस्री ऑफिसर मोहम्मद ज़ियाई नाफे ने अपनी एक किताब में बताया है कि किस तरह मिस्री लीडरशिप ने लोकल मिसाइल्स तैयार करने का फैसला किया, जिसमें वर्ल्ड वार II के दौरान V2 बैलिस्टिक मिसाइल पर काम करने वाले जर्मन एक्सपर्ट्स की एक्सपर्टीज से फायदा उठाया गया। ज़ियाई नाफी के मुताबिक मोसाद ने जर्मन एक्सपर्ट्स के खिलाफ एसिनेशंस की एक सीरीज अंजाम दी, जैसे कि वोल्फगांग पल्स के दफ्तर में पोस्टल बम से 5 लोगों को हिलाक करने की कोशिश, हांस क्लेन वाख्तर पर एसिनेशन अटेम्प्ट और हांस क्रोक का गायब होना, जो म्यूनिख में एक डमी कंपनी चला रहे थे। ख्याल किया जाता है कि क्रोक को मोसाद ने कत्ल किया। इसराइल ने मिस्र के अंदर जर्मन एजेंट्स की रिक्रूटमेंट भी की। इस ऑपरेशन का पता उस वक्त चला जब स्विट्जरलैंड में मोसाद 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया, जो एक साइंटिस्ट की बेटी को धमकियां दे रहे थे, जिससे एक इंटरनल स्कैंडल पैदा हुआ और बेन गुरियन के दबाव में हार्ल को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो वेस्ट जर्मनी के साथ ताल्लुकात पर इफेक्ट से खौफजदा से। अब बात करते हैं कि इसराइल ने इराक और सीरिया के रिएक्टर्स की डिस्ट्रक्शन और लीबिया के प्रोग्राम की मॉनिटरिंग का काम कैसे किया। इराक में इसराइल ने 8 जुलाई 1981 को बगदाद के साउथ ईस्ट में तमूस या ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक, जिसे ऑपरेशन बेबीलोन कहा गया। इसराइल ने 8 फाइटर जेट्स इस्तेमाल की, जिन्होंने 16 बम्स गिराए, जिनमें से 2000 पाउंड बम्स ने रिएक्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मोसाद पर 1980 की दहाई में इराकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के एसेसिनेशंस का इल्जाम भी लगा, जिसमें मिस्री साइंटिस्ट यहिया अल-मिशद, पेरिस में अब्दुर्रहमान रसूल और जेनेवा में सलमान रशीद अल-लामी शामिल हैं। 2003 के अमेरिकन इन्वेजन ऑफ इराक के बाद इसराइली इंटेलिजेंस पर एटॉमिक एनर्जी साइंटिस्ट के मजीद एसेसिनेशंस के इल्जाम लगे। बाद में शाये होने वाली डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 1992 में उस वक्त के इसराइली मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ यहूद बाराक ने इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के एसेसिनेशन की प्लानिंग की थी। सीरिया में इसराइल ने 2007 में देर-उज़-ज़ोर में एक साइट पर एयर स्ट्राइक की, जिसे ऑपरेशन ऑर्चर्ड कहा गया, और दावा किया गया कि ये सीरिया और नॉर्थ कोरिया के कोऑपरेशन से शुरू होने वाला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था। हालांकि बशर अल-असद ने इस साइट पर रिएक्टर की मौजूदगी से इनकार किया। इसराइल ने 2018 में इस ऑपरेशन की डिटेल्स शाये की, जिनमें बताया गया कि ये सीरियन ऑफिशियल के लंदन में कंप्यूटर से मालूमात इकट्ठी करने मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट 200 से रिपोर्ट्स और साइट से
सैंपलिंग लेने के लिए कमांडो यूनिट भेजने से शुरू हुआ, जिन्होंने इसराइली नैरेटिव के मुताबिक न्यूक्लियर एक्टिविटी की तस्दीक की। 6 सितंबर 2007 को रामत डेविड बेस से F-15 और F-16 जेट्स ने सीरियन एयर डिफेंसेस को डिसेबल करने के बाद एयर स्ट्राइक की और एलिजेड रिएक्टर को तबाह कर दिया। 2022 में इसराइली मिलिट्री ने 2002 की एक डॉक्यूमेंट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि इंटेलिजेंस एक सस्पिशियस सीरियन स्टडी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही थी। लीबिया के हवाले से इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी अमान को मुअम्मर कद्दाफी के दौर में न्यूक्लियर एक्टिविटी के अर्ली डिटेक्शन में नाकामी पर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लेकिन इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इसराइल 1990 की दहाई से लीबिया की सूरत-ए-हाल की क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा था, क्योंकि कद्दाफी ने न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की वाज़ेह ख्वाहिश जाहिर की थी, या तो रेडीमेड बम खरीदने, प्लूटोनियम हासिल करने या लेजर टेक्निक से यूरेनियम एनरिचमेंट के जरिए। लेकिन ये कोशिशें प्रैक्टिकली एडवांस न हो सकी और थियोरेटिकल थ्रेट तक महदूद रहीं। अब बात ईरान की, जिसके साथ इसराइल के शैडो वार से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तक को आपने खुद देखा। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम अब इसराइल के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। 1990 की दहाई से प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी बम के थ्रेट से अलर्ट करना जारी रखा, यहाँ तक कि ये उनकी पॉलिटिकल कैरियर का एक पर्सनल कॉज बन गया। 13 जून 2025 को इसराइली स्ट्राइक्स ने ईरानी न्यूक्लियर और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया और रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स और एटॉमिक साइंटिस्ट के असैसिनेशंस किए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात शैडो वार से डायरेक्ट वार की तरफ शिफ्ट हो गए। 2003 के बाद जब ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिकन और यूरोपियन प्रेशर्स बढ़े, इसराइल ने ईरानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमलों की पब्लिक थ्रेट्स तेज कर दी। हालांकि पॉलिटिकल लीडरशिप और सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान इस थ्रेट से निपटने की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी पर डिफरेंसेस थे। फॉर्मर मोसाद चीफ मिर्दगान ने नेतन्याहू के डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक के ख्याल की मुखालफत की और उसके बजाय टारगेटेड असैसिनेशंस और टेक्निकल सबोटाज पर बेस्ड स्ट्रेटजी का सपोर्ट किया। उसकी एक मिसाल 2010 में नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी में सेंट्रीफ्यूज मशीन्स की तबाही थी, जो स्टॉक्सनेट नामी साइबर वायरस के जरिए की गई। ये वायरस एक रिक्रूटेड डेक इंजीनियर ने फैसिलिटी के अंदर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम पर हमला करने के लिए इंस्टॉल किया था, जो कि ईरानी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे कॉम्प्लिकेटेड साइबर अटैक्स में से एक था। अब बात बार्डो की सीक्रेट प्लान और सिस्टमेटिक असैसिनेशंस की। फॉर्मर मोसाद चीफ तमीर बार्डो ने 2003 में एक सीक्रेट प्लान तैयार किया, जो कई स्ट्रेटेजिक पिलर्स पर बेस्ड था। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर, क्रिपलिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस, ईरानी माइनॉरिटीज और अपोजिशन का सपोर्ट, सेंसिटिव सप्लाई चेन्स की डिसरप्शन और न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाली असैसिनेशंस और सबोटाज ऑपरेशंस। इस स्ट्रेटजी को आहिस्ता आहिस्ता नाफिज किया गया। मोसाद में कई अहम ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के असैसिनेशंस किए, जिनमें फिजिक्स प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी, ईरानी न्यूक्लियर सोसाइटी के फाउंडर मजीद शहरियारी, जो एक मैग्नेटिक बम से अपनी गाड़ी में कत्ल हुए, और ईरानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ फरीदुन अब्बासी दुवानी शामिल हैं, जो इसी दिन एक सिमिलर असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच गए। बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के PhD स्टूडेंट दरविश रजाई निजात को मोटरसाइकिल पर मुसल्लह अफराद ने डायरेक्ट गन फायर से कत्ल किया, और केमिकल इंजीनियर मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को एक मैग्नेटिक बम से हलाक किया गया। नवंबर 2020 में ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के अहम साइंटिस्ट मोहम्मद फखरीजादा को एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन से कत्ल किया गया, जो एक पिकअप ट्रक पर लगाई गई थी। इसराइली जर्नलिस्ट रॉन बर्गमैन के मुताबिक इसराइल ने ईरानी मिसाइल प्रोग्राम के बानी हसन तेहरानी मुकद्दमी को भी एक मैसिव एक्सप्लोजन में हलाक किया, जो तेहरान के करीब एक मिलिट्री कैंप में हुआ और जिसमें कई ऑफिसर्स और पर्सनल हलाक हुए। अब जानते हैं इस बीच क्या न्यूक्लियर डील और आर्काइव की थेफ्ट का वाकया पेश आया। नेतन्याहू ने 5+1 ग्रुप के ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के तहत
तय पाने वाले न्यूक्लियर डील की सख्त मुखालफत की। उसे ईरान के लिए अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जारी रखने का कवर समझते हुए डोनाल्ड ट्रंप की 2017 की सदारत के बाद नेतन्याहू यूएस को इस डील से निकलने पर कन्विंस करने की कोशिश तेज की, जो बिलाखिर कामयाब हुई। इस दौरान मोसाद ने तेहरान के साउथ में शोराबाद में एक फोर्टिफाइड वेयर हाउस से ईरानी न्यूक्लियर आर्काइव चोरी करने की एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की। एजेंट्स ने आधा टन डॉक्यूमेंट्स और हार्ड ड्राइव हासिल की, जिन्हें नेतन्याहू ने एक टेलीवाइज्ड प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया ताकि यह साबित किया जा सके कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। क्या था गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे इसराइल की अमेरिकन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन यानी इसराइल यूएस गोल्ड स्टैंडर्ड नामी पॉलिसी को अपनाता है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने वाले स्टेट्स पर लोकल यूरेनियम एनरिचमेंट पर पाबंदी और मुकम्मल अमेरिकन ओवरसाइट का डिमांड करता है। ये पॉलिसी इसराइल के इस इंसिस्टेंस को जाहिर करती है कि कोई भी पोटेंशियल न्यूक्लियर बैलेंस हत्ता के पीसफुल यूजेस तक महदूद इलाके में न हो, क्योंकि वो समझता है कि नॉलेज हासिल करना ही उसकी क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी के लिए थ्रेट है। दोबारा बताता चलूं, क्योंकि वो समझता है यानी इसराइल समझता है कि नॉलेज हासिल करना ही उसकी क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी के लिए थ्रेट है। इसराइल दरअसल मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की जैसे ममालिक के न्यूक्लियर फील्ड में दाखिले पर काफ़ी कंसर्न दिखाता है। यहाँ तक कि एग्रीकल्चरल या मेडिकल पर्पसेस के लिए इसराइली सिक्योरिटी असेसमेंट्स के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दूसरे मुल्कों को रीजनल आर्म्स रेस की तरफ धकेल सकती है, जो इसराइल की क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी को खतरे में डाल सकती है। ये टेंशन इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान नॉर्मलाइजेशन टॉक्स के दौरान वाज़े हुआ, जब रियाद ने यूएस की मदद से पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की रिक्वेस्ट की, जिससे इसराइल में इंटरनल डिबेट छिड़ गया। कुछ पॉलिटिशियंस में मशरूत तौर पर उसे कबूल किया, जबकि दूसरों ने उसकी मुकम्मल मुखालफत की। यहाँ तक कि एडवांस्ड वेपन्स की सेल को भी मुस्तरद कर दिया, जो इसराइली सुपीरियरिटी को मुतासिर कर सकती थी। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि सऊदी अरब के न्यूक्लियर ठिकाने इसराइल के थ्रेट से महफूज हैं? इसी तरह इसराइली रिपोर्ट्स मिस्र के सिनाई में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कैंप डेविड एग्रीमेंट की वायोलेशन करार देती है। कुछ इसराइली ऑफिशियल्स का दावा है कि मिस्र में सडन पॉलिटिकल चेंज से एंटी इसराइल फोर्सेस पावर में आ सकती हैं, जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिट्री लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। 1950 की दहाई से लेकर अब तक इसराइली पॉलिसी से जाहिर होता है कि उसकी न्यूक्लियर और सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को मोनोपोलाइज करने और किसी भी रीजनल कंपटीशन को रोकने पर फोकस्ड है, यहाँ तक कि पीसफुल यूजर्स के लिए। जबकि इसराइली स्ट्रेटजी कई दहाइयों से कोवर्ट ऑपरेशंस और लिमिटेड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स पर कंसंट्रेटेड रही। ईरान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के उसूलों में रेडिकल शिफ्ट की तरफ इशारा करती है, जो एक ओपन रीजनल डिटरेंस रेस का दरवाजा खोल सकती है, जिसके आउटकम्स पर इसराइल शायद पहले की तरह कंट्रोल न रख सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे शेयर करना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे मालूमाती वीडियो के साथ। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।